हाय, सो आई वेलकम यू टू द वेरी लास्ट वीडियो ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो कि हमारी यूनिट 6 के ऊपर होने वाली है। ऐसा नहीं है इसके बाद कोई और वीडियो नहीं आएगी, बट ये लास्ट वीडियो हमारी एक्सप्लेनेटिव वीडियो की, दैट इज ऑफ यूनिट 6। और आई जनरली रिक्वेस्ट पीपल या स्टूडेंट्स कि आप जो है यूनिट 6 को जरूर पढ़ लिया करो। ये लास्ट यूनिट जब भी किसी एग्जाम की होती है जरूर पढ़े करो, क्योंकि वो बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उसे पढ़ रहे होते हैं और उसमें से जो जनरली ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट की 2 या 3 यूनिट को जो जरूर कवर किया करो, उनको कभी भी स्किप मत किया करो। और इस पर्टिकुलर पेपर में जो आपकी जो मेजर यूनिट है वो यही है, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, क्योंकि इसमें मेजरली कास्ट और ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। और जनरली बच्चे जो ट्राइब वाली तो बिल्कुल यूनिट स्किप कर ही देते हैं, और उसकी मैंने एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको जो प्रोवाइड करी है पिछली वीडियो में, तो वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं इसी चैनल पे। सो यूनिट 6 हमारे पास है द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि हमारे एक डेवलपमेंटल, वेलफेयर एंड द कर्सिव डायमेंशन। थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे नाम, पर धीरे धीरे करके जब मैं आपको समझाऊंगी तो एक एक चीज आपको समझ आने लगेंगी, और आपको एक एक्सप्लेनेशन भी पता चलेगी आप पेपर में क्या क्या चीज लिख सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो। सो यूनिट 6 है हमारी द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, सो जो एक है हमारा डेवलपमेंटल डायमेंशन। सो डेवलपमेंटल स्टेट क्या होती है? एक हमारी डेवलपमेंटल स्टेट वो होती है इस वन जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में ऑफ इट्स पीपल, कि वो लोगों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस्ड है और वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है एक्टिवली। जो इंडियन स्टेट है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की, वो अडॉप्ट करती है एक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को, जिसमें हमारा जो है प्राइवेटाइजेशन भी है, पब्लिक भी है, लाइक सोशलिस्टिक व्यू भी है हमारा। और ये अडॉप्ट करती है हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को, जहाँ पे स्टेट जो वो प्ले करती है एक सेंट्रल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड द पब्लिक वेलफेयर। मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी वर्क कर रही है और पब्लिक का वेलफेयर भी हो रहा है। जनरली अगर आप देखोगे कैपिटलिस्ट कंट्री में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जनरली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होता है, और एक सोशलिस्ट कंट्री में जनरली क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में जो सोचा जाता है, तो उसमें इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। बट बिकॉज हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो अब हमारे को दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी और लोगों का वेलफेयर पे भी। देन वी हैव द रोल ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? तो इंडिया के आपको पता होगा 5 ईयर प्लान हुए थे, जो कि लेटर इसको नीति आयोग का नाम भी दिया गया था। शुरू में इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक 5 ईयर प्लान इनिशिएट किए थे बाय द प्लानिंग कमीशन, लेटर इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, जो कि डिजाइन करते थे कि वो एड्रेस करे डेवलपमेंटल चेंजेस। अब जैसे कि क्या होता था, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए उन्होंने बोल दिया कि इस साल हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करना है। सो जैसे फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब हुआ था मेजर फोकस एग्रीकल्चर पे या फिर डेवलपमेंट में, ग्रोथ पे। सो ये फोकस करता है हमारे एरियाज लाइक पॉवर्टी एलिवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और धीरे धीरे ये खत्म भी हो गया था, 5 ईयर प्लान धीरे धीरे खत्म भी कर दिए गए थे, क्योंकि अब ज्यादा फोकस जो है वो यही रहता है कि पार्टीज जब भी जो भी पार्टी जीतती है उसका एक अपना एजेंडा होता है, वो अपना एक पूरा बताती है कि वो 5 साल में, अगले 5 साल में क्या करेगी, करे नहीं करे वो एक अलग बात होती है, बट वो एटलीस्ट निकालती है कि हम अगले 5 साल में आपको ये सारे काम करके देंगे। और फिर आपको काउंट भी करना चाहिए जब आप नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद वोट देते हो कि कौन से काम उन्होंने किए और कौन से काम नहीं किए, और उसी हिसाब से जो आपको वोट वगैरह भी आगे देना चाहिए। और इसका जो मेजर फोकस वही होता है, जो 5 ईयर प्लान का था उसका मेजर फोकस यही होता था कि वो क्रिएट करे एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एंड रिड्यूस करे फॉरेन डिपेंडेंसी, कि कंट्री जो है वो अपने में इतना उत्पाद कर सके, इतना उत्पत्ति कर सके खाने की, हर सामान की, ताकि वो उसको किसी और कंट्री पे, फॉरेन कंट्री पे जो है इतना ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े, जो कि हमारे को शुरू में रहना पड़ता था। जनरल रेवोल्यूशन एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सो जो स्टेट का रोल होता है एग्रीकल्चर में थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s, ये ग्रेटली इंक्रीज होता है, करता है हमारे फूड प्रोडक्शन को, पर्टिकुलरली इन द पंजाब रीजन। हाउएवर ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में जो है, like the uneven distribution of benefits also led to the regional and social inequality। क्योंकि अब आपको पता है जैसे कई जमीन जो है वो ज्यादा उपजाऊ है, कई स्टेट की जमीन ज्यादा उपजाऊ है, कई स्टेट की जमीन उपजाऊ नहीं है। तो जहाँ पे उपजाऊ नहीं है वहाँ पे खाना इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज्यादा नहीं हो पाता, ये एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता। तो वहाँ पे जो होता है कि वहाँ पे जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब जैसे एक जगह पे जो है एक जमीन उपजाऊ है, बहुत अच्छी उपजाऊ है, कि वो पूरी फर्टाइल जमीन है, तो वहाँ पे तुम 10 किलो सामान उगाओ, 20 किलो उगाओ, वो अच्छे से उग रहा है। पर दूसरी का अगर वो फर्टाइल ही नहीं है जमीन, तो वहाँ पे आप कुछ उगा ही नहीं पाओगे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया में या उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं उनके लिए तो खाना हुआ ही नहीं। सेम विथ की पर्टिकुलर अगर हम बात करें पानी की, तो पानी अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स ऐसी है जो कि बिल्कुल किनारे पे है इंडिया के, या फिर जो इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, अरेबियन सी से कनेक्ट करती है, बे ऑफ बंगाल के जो सी है उससे कनेक्ट करती है। तो उनके पास फिर भी एक बात करें अगर हम, कि उनके पास पानी का कनेक्शन है, बट वही अगर बीच के स्टेट्स या सिटीज के बारे में देखें, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, या फिर बीच में हमारे पास मध्य प्रदेश पड़ता है, या फिर हमारे पास गुजरात के पास तो फिर भी पानी वाला एरिया सोर्स आते थे, दिल्ली देखे,
तो कुछ कुछ ऐसी स्टेट्स है जो कि बिल्कुल बीचों बीच आते हैं और उनके पास पानी के सोर्सेज ज़्यादा नहीं बचते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको पानी की और ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू जो स्टेट्स पानी के नियर बाय है। बट ये भी है कि उससे जैसे अब पर्टिकुलर ये स्टेट जो है यूपी या बिहार में आपको जनरली फ्लड्स वगैरह के बारे में नहीं सुनने को मिलता, फ्लड्स वगैरह या पानी बहुत तेज आया तो वो फ्लड्स वगैरह आ गए पूरी स्टेट में। पर वही अगर आप देखोगे जो मध्य प्रदेश में तो नहीं बल्कि हम उड़ीसा की बात करें या फिर हम बात करें तमिलनाडु केरला जो इंडियन ओशन के पास है, अरेबियन सी या फिर वेस्ट बंगाल के पास जो भी जो वेस्ट बंगाल नहीं बे ऑफ बंगाल के पास जो भी हमारी स्टेट्स है वहाँ पे फ्लड्स वगैरह देखने को जल्दी मिल जाते हैं कि अगर कोई भी एक वेव जो है वो ज़्यादा उस लेवल पे आ गई तो वहाँ पे फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं। हाउएवर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई जगहों पे फिर इसलिए बेनिफिट भी करती है और कई जगहों पे जो वो नुकसान भी करती है, और जनरली ये क्या क्रिएट करती है रीजनल और सोशल इनइक्वालिटीज को। वेलफेयर डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो वेलफेयर स्टेट है जो वेलफेयर स्टेट है वो रेफर करती है हमारी गवर्नमेंट को टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन एंड प्रोवाइड करती है सोशल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया एंड सोशल सिक्योरिटी हो गया। इंडिया का जो वेलफेयर स्टेट है वो इवॉल्व किया है स्पेशली आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंक्लूड करते हैं प्रोविजन जैसे कि जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, लाइक जस्टिस इन द सेंस क्या होता है कि भाई लोगों को अपने हक के लेवल का चीजें मिलनी चाहिए, लोगों को ये नहीं है कि उनको जेल में डाल दिया गया किसी भी बिना बात के, ना उन्होंने कुछ नहीं किया। इक्वालिटी मिलनी चाहिए कि अगर एक अमीर ने अगर कोई मर्डर किया और गरीब ने कोई मर्डर किया तो ये नहीं कि तुमने गरीब को सीधा फांसी पे चढ़ा दिया और अमीर को ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए एंड अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए ऑन ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन। देन वी हैव द सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। सो बहुत सारी ऐसी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज होती है जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम हो गया या जो एमजी नरेगा या फिर मनरेगा होता था पहले ये, फिर इसको एमजी नरेगा कर दिया गया, दैट वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। या फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा पीडीएस जिसमें हम राशन शॉप्स वगैरह ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो वो जनरली क्या काम करती है, वो जनरली एफर्ट्स क्रिएट करती है कि ताकि हम पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी दोनों ही चीज़ों को जो है वो रिड्यूस कर सके, कि ताकि जो लोग अमीर है वो तो ये सारा जो राशन पानी है वो खरीद सकते हैं पर जो गरीब है वो नहीं खरीद सकता, तो इसके वजह से उनको क्या किया जाता है, उनको राशन वगैरह की जो है ऐसी चीज़ें सुविधा दी जाती है जिससे कि वो सस्ते रेट पे या उनको पैसे ना देने पड़े उस पर्टिकुलर राशन के और वो उसे खरीद सके, जो कि होता है एक सोशल वेलफेयर पॉलिसी जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक कंट्री जो है वो क्रिएट करती है फॉर इट्स सिटीजन। देन वी हैव द चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर। अब क्योंकि आप वेलफेयर स्कीम तो क्रिएट कर रहे हो बट उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, इसका सबसे मेजर चैलेंज ये रहता है दैट इज करप्शन। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि अगर आप राशन वगैरह में भी देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन रहेगा या इनएफिशिएंसी होती है। अब इनएफिशिएंसी इन द सेंस कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है पहले तो भाई हर किसी के लिए तो सफिशिएंट वो नहीं पड़ पाएगा। दूसरा कई जगह पे ये भी होता है कि वो सफिशिएंट तो है बट उसको वो जो राशन शॉप वगैरह वाले होते हैं या कोई भी होता है जो कि सेल कर देता है उसको, और पर्टिकुलर जो लोग होते हैं उनको ये दिखा देते हैं कि जो सामान है वो खत्म हो चुका है। एंड इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन जो कि रिमेन एक बैरियर क्रिएट करते हैं कि अचीव कर सके हम डिजायर्ड गोल्स को। अब अगर कुछ भी करप्शन वगैरह होगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक मेजर गोल था एक स्टेट का एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। फर्दरमोर ये जो स्कीम्स है वो टारगेट करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, बट समटाइम्स इसको देखा जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर इशू क्रिएट कर देती है कास्ट एंड कास्ट डिस्पैरिटीज में। अगर आप देखोगे तो कई टाइम पे ये भी होता है कि लोग जो है उनको अगर पता चल जाता है कि यार ये इंसान तो राशन लेकर आता है या फिर ये इंसान तो ऐसी कोई एक सुविधा लेता है, या आप नॉर्मल भी देखोगे कि अगर आपको पता चलेगा कि ये बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ा है और ये बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है तो आपको चाहे वो दोनों ने सेम पढ़ाई करी है चाहे उस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए जो सरकारी स्कूल का है, बट फिर भी एक टाइप पे आपका दिमाग वही काम करेगा कि नहीं जो प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा है उसमें ज़्यादा मैनर्स होंगे, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, उसको ज़्यादा एजुकेशन मिली होगी, ज़्यादा अच्छे लेवल पे एजुकेशन मिली होगी, उसने इंग्लिश सीखी होगी, उसने एक ऐसी लैंग्वेज सीखी होगी जो कि जो सरकारी स्कूल वाला बच्चा है वो नहीं सीख पाएगा। हो सकता है उसने भी सीखा, उसको सब कुछ पता बस उसने दिखाया ना, बट आपको वही लगेगा क्योंकि क्लास डिस्पैरिटीज हो गई है, कास्ट डिस्पैरिटीज हो गई है, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज हो गई है और पॉवर्टी आपने देख लिया कि हाँ ये बच्चा तो थोड़ा गरीब में है तो आप उसको और ज़्यादा उसी लेवल पे कहते हैं ना एक नीचे वाले लेवल पे आप उसे देखने लग जाओगे। देन इज द कोर्सिव डायमेंशन। सो कोर्सिव पावर जो है हमारी स्टेट की उसके बारे में हम देखते हैं। सो जो कोर्सिव डायमेंशन है वो इन्वॉल्व करती है कि स्टेट जो है वो यूज़ करे अपने फोर्स का एंड अथॉरिटी का कि वो मेंटेन कर सके लॉ को और ऑर्डर को एंड इंश्योर कर सके कंप्लायंस विद इट्स लॉ। ये इंक्लूड करते हैं कि जो पुलिस है, मिलिट्री है और जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो सारी जो है अच्छे लेवल पे वर्क करे और मेंटेन करे पूरे लॉ और ऑर्डर को एक कंट्री या स्टेट में। देन इज द इंटरनल सिक्योरिटी एंड द यूज ऑफ फोर्स। सो इंडिया जो है उसने फेस करी है बहुत सारी ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी जैसे कि
इंसर्जेंसीज हो जाती है, टेररिज्म हो जाता है, टेररिज्म अटैक होता है या रीजनल सेपरेटिज्म होता है। तो इंडियन स्टेट जो है उसने बहुत सारे ऐसे कोर्सिव मेजर्स भी लिए, जैसे कि डिप्लॉय किया है मिलिट्री फोर्सेस को इन एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, ये कम्बैट किया है माओइस्ट इंसर्जेंट्स को इन सेंट्रल इंडिया। Then we have is the last thing, that is the legal and the institutional measures. So state जो है coercive power जो है, स्टेट की जो coercive power है वो एक्सटेंड करती है थ्रू द लीगल मेजर्स, जैसे कि हो गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, दैट इज AFSPA, जो कि ग्रांट करती है आर्मी की पावर को इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, एंड थ्रू द काउंटर टेररिज्म लाइक लॉस लाइक UAPA, जो कि है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मतलब कि क्योंकि बोला जाता है जनरली कि आर्मी वगैरह को जो है कंट्री के अंदर अलाउड नहीं होता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे, बट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो अगर आपको कोई एक ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी लग रही है जो कि मतलब कंट्री में नहीं होनी चाहिए, जैसे टेररिज्म वगैरह हो रहा है, टेररिस्ट वगैरह आ गए हैं, तो उस समय ये नहीं होगा ना कि नहीं, क्योंकि भाई कंट्री के अंदर अलाउड नहीं है कि किसी को भी मारना है, किसी आर्मी का यूज होना, तो तुम आर्मी कुछ काम ही नहीं करेगी, तो उससे तो टेररिज्म जो है, वो जो टेररिस्ट है वो और ज्यादा अटैक करेंगे और ज्यादा पावर में आ जाएंगे। तो इसलिए उनको रोकने के लिए आर्मी के पास जो है कुछ लॉज भी बनाए गए हैं कि इस समय इस चीजों को, टेररिस्ट वगैरह को बचाने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए वो इस पर्टिकुलर पावर का, इस पर्टिकुलर एक्ट का यूज करके कंट्री में जो है अपना एक पावर होल्ड कर सकती है। और ये जो लॉज होते हैं वो ऑफन रेज करते हैं क्वेश्चन अबाउट द सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स। बट क्योंकि अब ये चीजें होंगी तो क्या होगा, लोगों को जो हो जाएगा कि हमारे पास तो राइट टू फ्रीडम है, हम तो घर से बाहर निकल सकते हैं, पर अगर टेररिज्म हो जाएगा या फिर एक किसी पर्टिकुलर जगह पर टेररिस्ट अटैक होगा, उस समय क्या होगा, उनको बोला जाएगा कि नहीं आपको घर के अंदर ही रहना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना। तो लोगों के उस समय क्या होगा, ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे कि लोग अपने हक के लिए बोल नहीं पाएंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वो एक वायलेट होगा, राइट टू फ्रीडम मेजर तो वही है, वो भी वायलेट होगा। उसके अलावा कई लोग ये भी बोल सकते हैं हमारे लिए तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि तुमने आर्मी फोर्सेस को तो अलाउ कर दिया कि वो कहीं भी बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पर हमारे लिए अलाउ नहीं है क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते। मे बी दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि उस समय वो नीड ऑफ लाइक कहते हैं नीड ऑफ आ रहा है कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, बट स्टिल लोग जो है वो अपने सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स जो है उस समय खो देते हैं, या फिर उस समय उसके लिए क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं कि भाई उनको एक पर्टिकुलर राइट नहीं मिल रही, जो कि उस समय के लिए वैलिड पॉइंट नहीं होगा, बट स्टिल दे कैन रेज पर्टिकुलर थिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि बताया जाता है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके कहीं पे भी वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अपने पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक टाइप से वो मतलब अपील कर सकते हो। और इसके लिए आपको पता होगा, पढ़ लेना अगर पेपर में, क्योंकि कई बार पेपर में कुछ याद नहीं आता, तो ये भी पढ़ सकते हो। लाइक 5 रिट्स जारी किए गए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, जिसमें क्या होता है 5 रिट्स में, एक हमारा होता है मेंडमस, एक होता है हमारा नहीं आई थिंक मेंडमस होता है हमारा, एक हमारा होता है टू द बॉडी, ऐसा कुछ होते हैं, 5 होते हैं हमारे पास। सो इसमें जनरली क्या होता है कि आप कैसे अपनी पावर के लिए सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए, या फिर अपनी आवाज उठाने के लिए, कहीं करप्शन हो रहा है उसके लिए, या फिर आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर इंसान जो है ये इस पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है, जैसे कोई डॉक्टर है वो अपनी जगह पे प्रैक्टिस कर रहा है एक पर्टिकुलर क्लिनिक में, पर आपको पता है कि वो डॉक्टर रियल में नहीं है, वो तो कोई ऐसी है जो है जैसे झोला छाप डॉक्टर टाइप होते हैं, वो वैसे ही कुछ है, और वो ना पढ़ा लिखा है, वो ऐसे लोगों को दवाइयाँ दे रहा है और अपने पैसे वगैरह कमा रहा है। तो उन चीज़ों पे भी आप राइट्स वगैरह, क्योंकि वो आपका राइट है कि आप जो है एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ जो है वो बोल सकते हो, तो आप इन चीज़ों के लिए जो है अपना डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। 5 रिट्स के बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो, और इन 5 के बारे में आप मेंशन भी कर सकते हो अपने पेपर में, ताकि टीचर को भी लगता है कि आपने और ज़्यादा, मतलब ये नहीं है सिर्फ सिलेबस के बारे में पढ़ रखा है, बट आपको आउट ऑफ द सिलेबस भी बहुत सारी नॉलेज है जो कि रियल लाइफ के, रियल वर्ल्ड की है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। ये लास्ट वीडियो थी हमारी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन की, दैट वाज ऑफ यूनिट 6। यूनिट 1 से 6 तक हमने पूरी कवर कर दिया, उसके अलावा मैंने आपको सिलेबस वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया। कोई और क्वेरी होती है, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, मुझे कमेंट्स में बता देना। वीडियो का अगर आप बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद भी देख रहे हो तो मुझे उस कमेंट्स में अपनी एग्जाम डेट जरूर मेंशन कर देना, ताकि अगर एग्जाम में 5 से 7 दिन का भी टाइम रहेगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है प्रोवाइड कर दूंगी। विद दिस स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।